हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स को लगातार हम लोगों ने पढ़ करके कंप्लीट किया। जितना भी सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया था उस पूरे सिलेबस को हम लोगों ने कंप्लीट किया और पूरा सिलेबस मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। आप सभी वीडियो को ध्यान से सुने और देखें जिससे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ सकें। आप सभी बच्चों से एक मेरी अपील है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने से पहले, इसका मतलब इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैप्टर को जितनी भी थ्योरी गिवन है उसको अच्छी तरीके से रीड कर लें। रीड करने के साथ साथ उसके फॉर्मूले भी लर्न कर लें तो सारे क्वेश्चन आपको समझने में आसानी होगी। चलो हम लोग चलते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई दो चार्ज जिनकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है और ऐसे सिस्टम को एयर में रखा गया तो उन दोनों चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलॉम्स लॉ का हम यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बियन फोर्स के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू या जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कूलॉम ने हमें सिखाया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में दो चार्ज गिवन होने की वजह से एक चार्ज को मैंने Q1 बोल दिया, दूसरे चार्ज को मैंने Q2 बोल दिया। Q1 की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power minus का 7 कूलॉम एंड Q2 की वैल्यू 3 into 10 to the power माइनस का 7 कूलॉम है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं 30 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो 100 से डिवाइड किया जाता है या 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सॉल्व अगर इसको हम करेंगे तो 0.30 मीटर हमें मिल जाएगा। Q1 Q2 आर गिवन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलॉम्स लॉ से हम लोग पता करते हैं कि अगर कोई दो चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है। 1/4πε0 जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होती है। Q1 जो कि मैग्नीट्यूड है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 into 10 to the power माइनस का 7 into Q2 की भी वैल्यू गिवन है 3 into 10 to the power माइनस का 7 डिवाइडेड बाई R²। R की वैल्यू 0.30 और इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। आप लोग देख लें, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर जो है वो 6 into 10 to the power
-3 न्यूटन मिलेगा। ये हमारा इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके पता किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 6 × 10⁻³ न्यूटन हुआ है। हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर रिपल्सिव नेचर होगा। तो आप लोग बच्चे इसका ध्यान रखेंगे। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को देख करके आप उसको नोट करते रहें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने रफ कर दिया है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। तो सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton। इसमें दो पार्ट है। ए पार्ट, what is the distance between the two spheres। बी पार्ट, what is the net force on the second sphere due to the first sphere। क्वेश्चन मैंने आपका रीड किया। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू गिवन है Q1 और Q2। दो चार्ज हैं इसलिए एक को मैंने Q1 बोल दिया, दूसरे को मैंने Q2 बोल दिया। Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलाम को मैंने कूलाम में कन्वर्ट कर दिया, तो -6 का मल्टीप्लाई किया जाता है, आप सभी जानते हैं। इसी तरीके से Q2 की बात करते हैं तो Q2 वैसे तो नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन मैंने यहाँ नहीं लिखा, और ये भी माइक्रोकूलाम में है इसलिए इसको मैंने कूलाम में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ साथ आपका फोर्स गिवन है जो इन दोनों के बीच में लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन है। इसमें दो पार्ट हैं। तो ए पार्ट में उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा कि उनके बीच लगने वाला फोर्स 0.2 न्यूटन हो। मीन्स आर मुझे कैलकुलेट करना है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए भी हम कूलाम्स लॉ का यूज करेंगे। तो चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग कूलाम्स लॉ, या आप खुद भी लगा सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बाय यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ आपका फॉर एयर F = 1/4πε0 Q1 Q2 r² है। मुझे यहाँ पर r कैलकुलेट करना है, तो r² हमें यहाँ मिलेगा Q1 Q2 4πε0 F। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू है 0.8 × 10⁻⁻6 डिवाइड में 1/4πε0 की वैल्यू मुझे लगाना थोड़ा ध्यान नहीं रहा, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 की 9 × 10⁻9 होती है, और डिवाइड में जो F है उस F की वैल्यू 0.2 न्यूटन है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में जब स्क्वायर रूट हम यहाँ पर लेंगे तो मुझे पता चलता है कि इसकी वैल्यू 12 × 10⁻⁻2 मीटर निकल के आती है। 12 × 10⁻⁻2 मीटर निकल के आता है। तो ए वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
बी वाले पार्ट की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, बी में उन्होंने ये कहा है कि ए वाले पार्ट में कहा था कि फर्स्ट स्पेयर ने सेकंड स्पेयर पर इतना फोर्स लगाया है, तो सेकंड स्पेयर भी फर्स्ट स्पेयर पर कितना फोर्स लगाएगा। तो हम आपको बता दें, इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट चार्ज सेकंड पर जितना फोर्स अप्लाई करता है, सेकंड चार्ज भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि बी वाले पार्ट का आंसर जो है वो आपका 0.2 न्यूटन ही रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड को करने से पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम रफ कर देंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट न लें तो उसको आप देख सकते हैं, वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड को नोट कर देते हैं, पॉइंट कर देते हैं, फिर क्वेश्चन को हम रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल GMEMP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? ये क्वेश्चन जो आपका है प्यारे बच्चों, ये कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने एक रेशियो यहाँ दिया है और ये कहा है कि प्रूव कीजिएगा कि इस रेशियो की SI यूनिट कोई भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये डायमेंशन लेस होगा। तो सबसे पहले उस रेशियो को हम नोट करते हैं कि रेशियो है क्या। तो रेशियो के स्क्वायर डिवाइड बाई G और आगे लिखा हुआ है MEMP। कहने का मतलब है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। इस रेशियो का हमें ये पता करना है कि ये डायमेंशन लेस होगा। कैसे पता करते हैं? तो उसके पता करने के लिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सभी का फॉर्मूला, कहने का मतलब है सभी की SI यूनिट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो मुझे मालूम है कि ये कांस्टेंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आया है। इस कांस्टेंट की SI यूनिट हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से जब कैलकुलेट करेंगे इस K की वैल्यू, तो मुझे पता चलेगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर, ये K की SI यूनिट होती है। E जो कि यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है और स्क्वायर होने की वजह से उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई G जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको न्यूटन्स लॉ से हम इसकी SI यूनिट पता कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ से हमें मालूम है कि इसकी SI यूनिट जो है वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन की यूनिट लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की यूनिट भी किलोग्राम होती है, उसके साथ साथ प्रोटॉन की यूनिट भी किलोग्राम होती है। दोनों का मल्टीप्लाई होने की वजह से मैंने यहाँ पर kg स्क्वायर लिख दिया है। आप इसको देख रहे होंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मेरा रेशियो जो है वो 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये एक डायमेंशन लेस रेशियो है, मींस नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है और ये मुझे इसको प्रूफ करना था।
तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम आगे और सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है सभी की वैल्यू को यूज करके आप इसके रेशियो को फाइंड करना है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो सभी की वैल्यू को फाइंड हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं और आप लोग देखेंगे। तो मुझे मालूम है k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, जो कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ई एलिमेंट्री चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁻19 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, आगे 2 भी लिख सकते हैं या इतना ही रहने दो, और -27 है। जितने भी कांस्टेंट थे सभी की वैल्यू को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में अगर हम इस रेशियो को फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये रेशियो जो है 2.287 × 10⁻39 निकल के आता है। तो सेकंड पार्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि इस रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, तो इस रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इतनी होगी। उसके साथ साथ ये पूछा गया कि ये वैल्यू हमें क्या सिग्निफाई करती है, तो हम बता दें कि ये वैल्यू हमें सिग्निफाई करती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट एक तरीके से थे जिनको मैंने सॉल्व किया। पहले में ये कहा गया है कि ये डायमेंशनलेस होता है, ये प्रूव कीजिएगा। दूसरे में कहा गया है कि इनकी सभी की कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाई करके रेशियो को फाइंड कीजिएगा, जो कि हमें ये मिला है। फिर उन्होंने कहा है कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, तो ये रेशियो हमें सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग पहले रीड करेंगे और रीड करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं, उसके बाद में हम उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में कहा गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो हम आपको बता दें कि ये कहा गया कि आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर में हमारा टॉपिक था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें एक प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन जो भी है उसको लिखना है। बी पार्ट की बात करते हैं तो बी में ये कहा गया व्हाई कैन वन इग्नोर quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is large scale charges। मैक्रोस्कोपिक कंडीशन में क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी लार्ज होती है, जबकि एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है। ये कैसे पता चलता है, तो एक चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 का इसका ए पार्ट था जिसमें हमने क्वांटाइजेशन की बात की है, उस क्वांटाइजेशन में ही हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था Q = NA। N जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, E जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो बी वाले पार्ट का आंसर होगा कि N जो है
वो वेरी लार्ज होता है, ये आपको लिखना है। और ई जो है वो वेरी स्मॉल होता है। इसकी वजह से मैक्रोस्कोपिक कंडीशन में हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज जो किसी बॉडी को दिया गया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.4 का ए पार्ट था और बी पार्ट है। दोनों ही कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको आंसर्स बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड करने से पहले हम इसको रफ कर देते हैं। आप चाहो तो इसका बी पार्ट आप यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, और ए पार्ट क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलरेडी थ्योरी में हम लोग लिख चुके हैं, तो वहीं से आप उसको लर्न कर लेंगे और वही इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.5 उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1.5 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो पहले हम उसको रीड करेंगे फिर उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ, a similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this conservation is consistent with the law of conservation of charge. मैंने अभी आपसे कहा कि इस चैप्टर में जब थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने डिस्कस किया था, जो कि टोटल में 3 है। उसमें एक प्रॉपर्टी आपके कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, जो हमें ये इंडिकेट करती है, सिखाती है कि चार्ज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। तो यह वही कहा गया है कि क्या ये एग्जाम्पल जो है वो चार्ज को कंजर्व करता है या नहीं करता है। तो बिल्कुल करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिफोर रबिंग अगर हम बात करते हैं तो गिलास रॉड का जो चार्ज होगा, तो मैंने शॉर्ट में GQ यहाँ पर लिख देते हैं, गिलास रॉड का चार्ज 0 होगा और सिल्क क्लॉथ का भी चार्ज जो है वो 0 होगा। टोटल चार्ज की बात अगर करते हैं तो टोटल चार्ज जो है वो इस केस में आपका 0 रहेगा। अब हम बात करते हैं आफ्टर रबिंग की। तो आफ्टर रबिंग मुझे मालूम है कि गिलास रॉड और जैसे ही सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो गिलास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो पॉजिटिव चार्ज मैंने सपोज कर लिया कि +Q डेवलप हुआ, और सिल्क का जो क्लॉथ है उस पर चार्ज जो है वो नेगेटिव डेवलप होता है, वो -Q मैंने बोल दिया। तो टोटल चार्ज की अगर हम बात करते हैं आफ्टर रबिंग, तो हम दोनों को सम कर देंगे और सम करके देखेंगे तो भी आंसर मेरा 0 आता है। इसका मतलब जितना चार्ज बिफोर रबिंग था उतना ही चार्ज आफ्टर रबिंग है। मीन्स चार्ज आपका कंजर्व है, चार्ज कांस्टेंट है। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से आप बता सकते हैं, या फिर आप लैंग्वेज में भी इसको